प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आपके इल्म में है कि प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल को उजागर करते हैं और उनके स्पेसिफ़िक इश्यूज़ पर बात करते हैं। कोशिश होती है कि उनके मसाइल जो हैं उनकी जानिब जो हुकूमत वक्त है उनकी तवज्जो दिला सके ताकि उनके मसला हल हो। दूसरी हमारी कोशिश इस तरह के प्रोग्राम्स में ये होती है कि बाकी लोग जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और उनके भी इसी नौयत के मिलते जुलते मसाइल हैं, उनको कानूनी रहनुमाई फ़राहम की जा सके। उनको बताया जाए कि अगर उनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया है, उनकी ज़मीन पर भी कब्ज़ा हो गया है, उनकी प्रॉपर्टी भी किसी ने हथिया ली है, तो उनके पास कानूनी रास्ते कौन कौन से हैं और उन्हें ये प्रॉपर्टी और उनका हक़ कैसे मिल सकता है। ये कानूनी मुआवनत भी हम इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर फ्राहम करते हैं। तो आज का प्रोग्राम भी इसी नौयत का है। ये स्टोरी पीर महल से है, जहाँ पर 10 मरले का एक प्लॉट था जो पारा टाउन में मौजूद था और पीर महल में, और इसकी मालियत जो है वो तकरीबन 1 करोड़ बनती है। अब यहाँ पर एक शख्स है अब्दुल गफूर नामी, जिसने अनवर बीबी को ये प्लॉट फ़रोख्त किया। अनवर बीबी ने जब ये प्लॉट ख़रीद लिया तो जाहिर है इंग्लैंड वापस चले गई। अब होता यह है कि इंग्लैंड से कोई भी शख्स आकर जब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो जाहिर है वो प्रॉपर्टी ख़रीद कर तसल्ली करके ये डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम हो गए हैं, वो वापस चला जाता है। उसके बाद वही प्लॉट जो है वो अब्दुल गफूर नामी शख्स ने एक और शख्स को फ़रोख्त कर दिया जिनका नाम जो है वो खालिद है। तो अब्दुल गफूर ने ये प्लॉट दोबारा फ़रोख्त कर दिया और जाहिर है इसके लिए उन्होंने जाली कागज़ात तैयार किए होंगे। अब जिसने ये प्लॉट ख़रीदा दूसरी मरतबा, यानी खालिद साहब ने, उन्होंने इस पर फौरी तामीरात का आगाज़ कर दिया और तामीरात कर ली तो अनवर बीबी को पता चला कि उनके प्लॉट पर कब्ज़ा हो गया है। अब उन्होंने इस सिलसिले में जो है वो अदालत से रुजू किया। अदालत ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा और अभी भी अनवर बीबी जो हैं उनके कब्ज़े में ये प्रॉपर्टी नहीं आई है। अब इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ ग़ुलाम हुसैन अमान साहब मौजूद हैं जो ब्यूरो चीफ़ हैं यूके के। मोहम्मद इकबाल साहब मौजूद हैं, हल से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। अनवर इकबाल साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुतासरा खातून हैं, और एडवोकेट अदील असगर साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर कानून हैं। सबसे पहले मुझे इकबाल साहब ये बताइए कि क्या मामला है, और आपने अगर स्टोरी का जो एक अहम किरदार है अब्दुल गफूर और दूसरा किरदार खालिद, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की होगी। क्या कहते हैं वो कि जैसे अब्दुल गफूर साहब ने ये प्लॉट 2 लोगों को क्यों बेच दिया? हाँ जी बिल्कुल, ये पीरमाल पारा टाउन का मामला है। ये जो प्लाट है ये 10 मरला पर मुश्तमिल है। जो अब्दुल गफूर नामी शख्स है उसने जो 2003 में ये प्लाट अनवर बीबी नामी औरत को फरोख्त किया था। उसके बाद अनवर बीबी औरत जो है वो लंदन चली गई। उसके बाद उन्होंने ही 2007 में खालिद नामी शख्स को फरोख्त कर दिया। जब उन्होंने फरोख्त किया तो जो खालिद नामी शख्स था उन्होंने अपनी तहमीरात शुरू कर दी, जिस पर तकरीबन उनकी लागत कोई 40 से 50 लाख की है। जब उन्होंने तमीरात मुकम्मल की तो अनवर बीबी को पता चला कि जो मेरा प्लाट है उस पर कब्जा हो गया है। जब उनको इस चीज़ का पता चला तो वो फौरी पाकिस्तान पहुंचे और पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने सिविल कोर्ट की तरफ रजू किया। सही है। जब सिविल कोर्ट की तरफ रजू किया तो उस पर कब्जा की FIR जो है वो खालिद नामी शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हुई। ठीक है। FIR दर्ज होने के बाद जो खालिद नामी शख्स है उन्होंने सेशन जज की तरफ रजू किया तो उनकी जो वो है बेल है वो कंफर्म हो गई। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो वो है 10 मरले का प्लाट है, उसमें जो वो गफूर नामी शख्स है उसकी तकरीबन उसके थोड़ी देर के बाद ही डेथ हो गई। अच्छा, जिससे मौक़िफ़ लेना अब ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इकबाल साहब मुझे ये बताएं कि अब आपके ख्याल में या इदारे किस नतीजे पर पहुँचे हैं, अदालत किस नतीजे पर पहुँची, क्या ये कब्ज़ा जो है ये अब्दुल गफूर और खालिद नामी शख्स ने मिली भगत से किया, या खालिद नामी शख्स को भी मालूम नहीं था कि अब्दुल गफूर मुझे ये प्लॉट दूसरी दफ़ा फ़रोख्त कर रहा है? नहीं जी, देखिए जी, जो बिरोने मुल्क हमारे बहन भाई रहते हैं, जो इधर हमारे पाकिस्तान का जो मामला चल रहा है, पहले भी हमने कोई मुतद प्रोग्राम किए हैं इस सिलसिले पर कि जो हमारे दोस्त बहन भाई दूसरे मुल्क में रहते हैं, जब वो इधर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कुछ कब्जा माफिया ऐसा है जो इस ताड़ में रहता है, इस नज़र में रहता है, इस कोशिश में रहता है कि हमें बिल्कुल इकबाल साहब ऐसा होता है। लेकिन देखें ना, खालिद नामी शख्स का हो सकता है मौक़िफ़ ये हो कि जी मुझे जब ये प्लॉट मैंने ख़रीदा, मैंने तो पैसे अदा करके ख़रीदा है। अब वो जो बंदा मर गया है
उसने किसी और को भी बेचा हुआ था और मुझे भी बेच दिया, तो मेरा इसमें क्या कसूर है, मैंने तो पैसे दिए हुए हैं। या ये अदालत क्या इस नतीजे पर पहुंची है कि खालिद नामी शख्स का भी कोई कसूर नहीं था, या फिर दोनों की मिली भगत हुई है और वाकई दोनों ने प्लान किया कि खातून तो चूंकि इंग्लैंड चली गई हैं तो प्लॉट पर कब्जा करना आसान है, चलो उस पर कब्जा कर लेते हैं। नहीं सर, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो वो पारा टाउन है ना, जो वो एक मुरब्बा है, उसकी खेवट इकट्ठी है। उसका कोई एक मुरब्बा नंबर या प्लॉट नंबर नहीं है। अच्छा। वही प्लाट गफूर नामी शख्स ने अनवर बीबी को फरोख्त कर दिया, और वही प्लाट जो है वो अनवर बीबी को 10 मरले का प्लाट फरोख्त किया, और जो खालिद नामी शख्स है उसको 15 मरले का प्लाट फरोख्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें अब खालिद नामी शख्स का कसूर है या नहीं है? खालिद नामी शख्स का कसूर सर इतना है कि उसको इस चीज का इल्म था कि ये जो है ये प्लाट है, ये ऑलरेडी फरोख्त हो चुका है। हाँ, अच्छा, ये पता, तो फिर तो जाहिर है, फिर तो कसूर है, फिर तो अगर उसे मालूम था, यही सवाल मैं आपसे कर रहा था बार बार। अच्छा, अब मैं अनवर बीबी साहबा के पास आने से पहले गुलाम हुसैन साहब से ज़रा उनको भी ले लूँ, शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। गुलाम हुसैन साहब, ये मामला जो है वो अब खातून जो है अनवर बीबी, उन्होंने तो पैसे खर्च किया और प्लॉट लिया। अब अगर इस केस में ऐसा हुआ है कि खालिद नामी शख्स ने भी जो है, इस पर वैसे कानूनी राय भी मालूम करेंगे कि ऐसे केस में क्या होता है, लेकिन ये क्या कहानी है, ये खातून को इंसाफ कैसे मिलेगा? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये इस तरह के जो जुल्म है ना, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों से ही होते हैं, चूंकि वो बहुत दूर रह रहे होते हैं, और जब वो जाते भी हैं तो इतना लिमिटेड टाइम होता है, तो उसके अंदर ज़ाहिर है वो सारे कानूनी मामला और सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। और किसी की ड्यूटी भी लगाते हैं तो, लेकिन बहुत सारे मामला के अंदर यही होता है कि जो गरीब पार्टी है वो खुद आकर जो है वो उसका सामना करे। अब यहाँ पर ये जो ग्लासगो के अंदर हमारी मोहतरम खातून है, इनका आप देखें कि ये जो इलाका है, ये गवर्नर जो सर्वर है उनका बिल्कुल आबाई इलाके के पास ये इलाका है जहाँ पर ये सारा जुल्म हुआ है। और ये गवर्नर पंजाब से जो है वो चोई सर्वर साहब से ग्लासगो में भी मिली हैं, और पाकिस्तान गवर्नर हाउस पे भी मिली हैं, और उन्होंने भी इनको इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी कराई है, बल्कि कोशिश भी की है। तो आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान के सिस्टम का कि एक जो सूबे की सबसे ताकतवर शख्सियत है गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर, वो भी खातून को जो है वो इंसाफ नहीं दिला सक रहे। वो तो कह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि वो तो 2015 में उन्होंने कह दिया था, गुलाम हुसैन साहब, उन्होंने 2015 में कह दिया था कि आखिर इस वक्त जो मुल्क में है, जो कब्जा माफिया है, वो गवर्नर से ज्यादा ताकतवर है। ये तो वो कह चुके हैं, वो कैसे इंसाफ दिलाएंगे? हाँ, वो ठीक है, वो उस वक्त तब्दीली की हुकूमत नहीं थी, उस वक्त वो दूसरी हुकूमत थी, लेकिन अब तब्दीली गवर्नमेंट के अंदर आके जब से वो दोबारा गवर्नर बने हैं, वो काफी इंथुजिस्टिक थे इस मामले के अंदर। हमने देखा है उन्होंने ये जो इस वक्त इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, उसके अंदर भी गवर्नर पंजाब का बहुत हाथ है। उन्होंने बड़ा कन्विंस किया है प्राइम मिनिस्टर को कि देखें, ओवरसीज पाकिस्तानियों का एतमाद बहाल करने का यही एक तरीका है कि उनकी जो जायदादें हैं, देखें, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़े दिन पहले एक बात कही, असद आपको पता होगा, उन्होंने कहा कि हमारी जो अदालतें हैं, अगर वो गवर्नमेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो हम बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर अदालतें फैसला भी दे देती हैं, ज़ाहिर इस केस के अंदर दिया है, लेकिन जो मशीनरी है जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है अदालती हुक्म, वही नहीं टस से मस होते। अभी खतून के केस के अंदर भी एक दफा इनको कब्जा लेकर दिया गया पहले, लेकिन जब ये यहां पर आई तो दोबारा उस पार्टी ने कब्जा कर लिया। अब जब इंतजामिया इतनी बेबस हो जाए या किसी लालच के अंदर आकर वो अदालती अहकामात को अमल दरामद ना कर सके, तो फिर बताएं कि जो एक आम इंसान है या ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो और कहाँ जाए? वो क्या किसी दूसरे मुल्क की जो पुलिस को जाके कहे कि जी मुझे कब्जा लेकर दे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर अदालतें, हम अदालतों को ब्लेम तो करते हैं कि बाज मामला के अंदर वो साल या कई दहाइयां ले जाती है, लेकिन अगर वो फैसला कर भी दे तो फिर दोबारा ये होता है कि हमें हमारी जो मशीनरी है वो उस तरीके से एक्ट नहीं करती जिस तरीके से करना चाहिए। सही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अब जरा अनवर बीबी साहिबा की तरफ जाएंगे। अनवर इकबाल साहिबा, मुझे ये बताइए कि क्या ये वाज़ेह है कि जिस तरह आपके साथ धोखा हुआ मरहूम अब्दुल गफूर ने उसी तरह का धोखा जो है वो खालिद साहब के साथ भी किया, या आपकी अंडरस्टैंडिंग इस केस के हवाले से ये है कि ऐसा नहीं है बल्कि ये दोनों मिले हुए थे? सर नहीं,
ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਟ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਲਾਇਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਨਵਰ ਤੇਰਾ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਖਤਰ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾ ਸੀਗਾ ਗੁੱਜਰ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਉਹ 21 ਚੱਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਨਵਰ ਇਹ ਪਲਾਟ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਅਸ਼ਰਫਾ ਜੋੜਿਆ 23 ਚੱਕ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਰਤ ਜੱਜ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਟੋਬਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। 8 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ, ਮੈਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹਰ ਮੈਂ ਡੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਅਨਵਰ ਤੇਰਾ 10 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਮਰਵਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾ ਢਾ ਦੇਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਫਾਇਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੌਕ ਲੁਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਫੁਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਨੈਫਿਊ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੈਫਿਊ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰ ਕਢਾਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਦਰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ 50,000 ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਵੀ ਕਢਾਤੀ, ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਉੱਥੇ ਰਖਾਤੇ, 150 ਟਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਚੁਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਤੇ, ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਥੱਲੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਗਫੂਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਾਸ਼ਾ ਉਹ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਬਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਸਐਚਓ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਦਾ ਵਾਲਿਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਖਾਲਿਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦੇਖੂਗੀ ਕਾਰ ਕੱਢੀ, ਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਾਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਕਵਾਸ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਚ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਜੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਲੌਕ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਚੁਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਿਦੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੌਕ ਲਵਾਤੀ। ਅੰਦਰ ਮੈਂ 3 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਿੰਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ 324 ਦੇ ਰਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗਲੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿائش ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਨਵਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਲੌਕ ਤੋੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸਰ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਢਾਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੁਜਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਰਪੀਓ ਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਐਸਐਚ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਰਪੀਓ ਕੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਗਈ। ਆਰਪੀਓ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਉੱਥੇ ਟੋਬੇ ਆਊਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ, ਉੱਥੋਂ ਡੀਪੀਓ ਵੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਰੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਜੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਐਸਐਚਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਕੁਮਾਰੀਏ, ਨਪੀਰ ਮਹਾਲ, ਉਹ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੋਬੇ ਡੀਐਸਪੀ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਨਦੀਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਰਹੂੰਗਾ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਆ, ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ WhatsApp ਤੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਖਾਲਦ ਆਇਆ, ਖਾਲਦ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਲਵਾਤੇ। ਐਸਐਚ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੂੰਗਾ ਅਨਵਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਾਬੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਯਾਰ, ਹੈਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸੀੜੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ 19 ਦਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਲਿਆ ਹੈ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੁਜਾਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ਼ਰਤ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣਾ। ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਬੈਲਫ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜੱਜ ਦੇ ਗਏ, ਦੂਸਰੇ ਟੋਬੇ ਤੇ ਜੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਇਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ, ਮੇਰਾ ਵਕੀਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਗੂਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਮੈਂ 15 ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਾਰੇ ਖਾਸ ਦੇਖ ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੀਰ ਮਹਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਜੱਜ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਸਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਪੀਰ ਮਹਲ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨ ਬਾਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਪਾਈ ਦੇ ਜੀ ਵਕੀਲ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਡੇਟ ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵਕੀਲ आया, तीसरी डेट से 25 में नहीं आया। अच्छा, अनवर साहबा, ये जो बहुत तफसील से आपने अपनी कहानी बताई कि आप पर क्या बीती, क्या हुआ, इसकी आप अगर मज़ीद इसमें के बारे में कुछ कहना चाहती हैं तो आप इस पर मज़ीद कह लीजिएगा, लेकिन छोटा सा एक मुझे ब्रेक लेना है। इकबाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अजील असर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि एडवोकेट है, माहिर कानून है। तो इस कहानी के कानूनी पहलुओं पर भी हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर जो पीर महल हैं उनसे भी उनका मौक़िफ़ जाने और उनसे पूछें कि अभी तक वो खातून को अदालती हुक्म के बावजूद कब्ज़ा क्यों नहीं दिलवा सके, या जो इंतज़ामिया है वो क्यों कब्ज़ा नहीं दिलवा सकी, अदालती हुक्म का जो है वो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने बहुत तफसील से अनवर बीबी की कहानी सुनी कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे धोखा हुआ, उन्होंने क्या एफर्ट्स किए, क्या कोशिशें की, वो खुद ग्राउंड पर गईं, अदालतों में गईं, अदालतों से उनके हक़ में फ़ैसला आया, लेकिन जो है वो उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। अब हमारे साथ अदील असगर साहब मौजूद हैं, उनसे हम ज़रा कानूनी पहलुओं पर गुफ्तगू करते हैं। अदील असगर साहब, अब 2 सिनेरियो हो सकते हैं। मैं आपसे कानूनी राय जान रहा हूँ और मैंने जैसे कि शुरू में कहा था कि हमारे सवाल जो माहिरीन से होते हैं वो इस नौइयत के होते हैं कि बाकी लोगों को भी रहनुमाई मिले। मुझे ये बताइए कि अब सिनेरियो ये है कि अब्दुल गफूर ने एक प्लॉट 2 लोगों को बेच दिया और वो ख़ुद इस दुनिया से चला गया। अब 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो उसने दूसरे शख्स को जो बेचा था मिली भगत से बेचा था और जो बाहर खातून है उनके प्लॉट पर कब्जा करवाया था, या फिर यह है कि दूसरे शख्स को भी मालूम नहीं था और उनके साथ भी धोखा हुआ। अब मैं दूसरा सिनेरियो पहले आपके सामने रखता हूं कि अगर वाकई एक प्लॉट के पैसे अब्दुल गफूर साहब जो है वो अनवर बीबी ने भी दिए और खालिद नामी शख्स ने भी दिए कि प्लॉट के दोनों ने पैसे अदा किए, लेकिन जो धोखा करने वाला था वो दुनिया से चला गया, तो अब इसमें जो कानूनी रास्ता है अदालतों के पास वो क्या होता है और किस बुनियाद पर ये फैसला होता है कि किसके हक़ में ये मामला जाएगा? जी बहुत शुक्रिया असद, और मैं आपको और 92 की तमाम टीम को पहले तो इस चीज़ पे एडमायर करूंगा कि आप तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ बनते हैं, क्योंकि ये एक एडमिटेड फैक्ट है कि जितने भी हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके राइट्स को यहाँ पर जो है वो इन्फ्रिंज किया जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जितने भी मामलात हैं वो सिक्योर्ड नहीं होते। ये अच्छा नहीं, वैसे मैं ये कहूँगा कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कामयाबी के साथ अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ भी है, लेकिन ज़ाहिर है जिन तमाम लोगों की प्रॉपर्टीज सेफ़ है, उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, उनकी स्टोरीज़ तो हमारे पास नहीं आती। हमारे पास उन्हीं लोगों की स्टोरीज़ आती हैं कि जिनके साथ कोई मसला होता है। तो इसलिए मैं डिस्करेज नहीं करना चाहूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ को कोई मसला नहीं है। जी, मैं सिर्फ इसलिए वजाहत कर रहा हूँ ताकि गलत मैसेज ना जाएगा तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। अब जी
जी ज़रूर। अब मैं आ जाता हूँ, जो बात आपने पूछी है कि जो एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी को पहले एक बंदे को फ़रोख्त किया, बाद में उसी प्रॉपर्टी को दूसरी शख्स को जो है फ़रोख्त कर दिया। अब देखना ये होता है असद साहब का, जब हम एक प्रॉपर्टी को जब हम ख़रीदते हैं तो उसके बाकायदा तौर पे तमाम डॉक्यूमेंटेशन होती है जो रेवेन्यू के अंदर उनका मुकम्मल रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। और जब आप उसकी इंतकाल और रजिस्ट्री मुकम्मल करवा देते हैं तो रजिस्ट्री की कंप्लीशन उस वक्त होती है जब ये लिखा जाता है कि मैंने फ़लाँ बंदे से इस जगह की जो रकम बनती है वो वसूल कर ली और कब्ज़ा उनके हवाले कर दिया है। जब ये कब्ज़ा हवाले कर देने वाली लाइन उसमें ऐड हो जाती है तो वो जो एग्रीमेंट होता है आपस में बिटवीन वो जो परचेजर और जो फरोख्त करनिंदा है उनके दरमियान, तो वो वहाँ पर एग्रीमेंट फाइनलाइज हो जाता है बिफोर द रजिस्ट्रार जो है। ठीक है। अब ये जो यहाँ पर जो सिनेरियो अनवर बीबी के साथ है मामला, बेसिकली इनकी डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक ये है कि जो हमारे रेवेन्यू रिप्रेजेंटेटिव हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, लाइक पटवारी, लाइक कोई भी उनके जो तहसीलदार हैं या कोई भी शख्स जो इनसे मुतल्का है, ये उन लोगों की एक मिली भगत से इनकी प्रॉपर्टी को जो है वो कैप्चर किया गया, क्योंकि जो दूसरा शख्स क्लेमेंट है खालिद साहब जो हैं, उनके पास जो जगह के मुतल्का डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जगह मुतल्का पटवारी या किसी भी कस्टोडियन ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उन्होंने उनको जो गलियों की जगह है, जो बाजारों की जगह बचती है, यानी जब हमने कोई भी खेवट एक मुकम्मल होता है तो हमने उसमें से बाजार का रास्ता छोड़ना होता है, सड़क छोड़नी होती है, गलियां छोड़नी होती हैं, मसाजिद, कब्रिस्तान, इन चीज़ों को छोड़ना होता है। तो वो जो इस तरह का रकबा बच जाता है तो उन रकबे को वो दूसरों के खाते में ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो एक जॉइंट खाते से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो वो देना ज़रा उनके लिए आसान हो जाता है। और ये जहाँ तक आप बात कर रहे हैं खालिद साहब की, इनकी जो मैंने अनवर बीबी के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग, ये ऐसी जगह होती है जिसको आप मार्केट वैल्यू से कम रेट पर जो है वो परचेज करते हैं, और उसको परचेज करके बेशक पोजेशन आपके पास नहीं भी होता तो आप उसको कह देते हैं क्योंकि जॉइंट खाता से बिलोंग करती है तो मेरी ये जगह यही एक ही जगह एक ही बंदा इस तमाम प्रॉपर्टी का मालिक था, तो हमने भी उसके ऊपर जो है वो पोजेशन उसने हमें हैंड ओवर कर दिया। अब यहाँ बात आ जाती है, जब इनको पोजेशन डिलीवर हो गया था तो डिलीवर हो जाने के बाद इनसे पोजेशन कैसे लिया गया है, ये जो जगह उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की गई या इनकी प्रॉपर्टी को इनकी गैर मौजूदगी में वहाँ पर इलीगली ऑक्यूपाई किया गया, तो अदालतों की तरफ से तमाम चीज़ें मुकम्मल की गई हैं। अनवर बीबी ने जब अपना केस कोर्ट के अंदर फाइल किया, जो कंसर्न सिविल कोर्ट थी, उन्होंने तमाम चीज़ों को पेरूज करके एविडेंस रिकॉर्ड करके उस केस में अनवर बीबी के हक में फैसला किया और उनको पोजेशन और उनको लीगल ऑनर जो है वो डिक्लेयर किया उस प्रॉपर्टी का। अब कोई बात उसमें बची नहीं थी। इसी ऑर्डर को जब दूसरी साइड ने, दूसरी पार्टी ने असेल किया अपीलेट फोरम पे, तो वो उनकी अपील भी डिसमिस होगी। यहाँ पर कंकरेंट फाइंडिंग को जो दूसरी साइड थी, जो ओपोनेंट साइड है, जिसने उसी प्रॉपर्टी को या उससे मुतल्का प्रॉपर्टी को जो सो कॉल्ड कह रहे हैं कि परचेज किया, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी अनवर बीबी के हक में फैसला कर दिया हुआ है। और ये तमाम कोर्ट्स ने अनवर बीबी के राइट्स को बाकायदा प्रोटेक्ट किया कानून के मुताबिक। और फिर उसके बाद बजरिया, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर अदालत ने फैसला अनवर बीबी के हक में दिया है तो इसका मतलब यह है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि खालिद नामी शख्स जो है वो इसका मालिक नहीं बनता, क्योंकि इसके नाम वो प्रॉपर्टी बिल्कुल ट्रांसफर कर ही नहीं सकता था, क्योंकि और अगर किया है तो वो जाली डॉक्यूमेंट हो गए, और अगर खालिद नामी शख्स ने वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई है तो वो उसमें शामिल होंगे। खालिद साहब ने जो प्रॉपर्टी ली है या जो क्लेम बनता है वो उनका अगेंस्ट बनता है अब्दुल गफूर। और एक और भी चीज़ जो आपने सवाल भी पूछा था कि अब्दुल गफूर मरहूम है तो क्या उनसे रिलेटेड अब क्या किया जा सकता है। जब भी हम कोई भी एग्रीमेंट किसी भी शख्स से करते हैं, कोई उनके साथ हमारा बात तय होती है, टर्म्स एंड कंडीशन सेटल होती है, तो हम वहाँ पे लिखते हैं कि जी ये जो एग्रीमेंट मैं आपके साथ कर रहा हूँ, इसके लिए मैं और मेरे जितने लीगल हेयर्स हैं, हम तमाम इसके ऊपर बाइंडिंग हमारी पोजीशन आ जाती है, यानी कि ये मेरे ऊपर भी और मेरे वारसान के ऊपर भी जिम्मा है कि हम इसके जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से खालिद साहब का कोई क्लेम बनता है तो वो क्लेम उनका बनता है अगेंस्ट अब्दुल गफूर जो बनता है,
या उनके लीगल हेयर्स के अगेंस्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो टोटली डिफरेंट है। अब्दुल गफूर मरहूम की साथ जो खालिद साहब का एग्रीमेंट है, वो प्रॉपर्टी वो जगह है जो गलियों की है, बाजारों की बची हुई जो सड़क है उसमें से उन्होंने उनको एग्रीमेंट जो है वो कर दिया हुआ है। ठीक है। अब ये चीज जो इस वक्त मगर इनके पास जो खालिद नामी शख्स के पास जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं वो सिर्फ गलियों बाजारों वाली हिस्से के हैं, या जो उनके पास जो कागजात हैं वो अनवर बीबी के जो प्लॉट है उसके कागजात का मालिक भी वो अपने तौर पर जो कागजात शो करते हैं उसमें वो मौजूद हैं? देखिए मैं बताता हूँ आपको, असर साहब बेसिकली अनवर बीबी फर्स्ट परचेजर है इस प्रॉपर्टी की। ठीक है। उन्होंने आज से तकरीबन कोई 15 साल पहले इस प्लॉट को जो है वो परचेज किया था। उनका क्लेम है 10 मरले के प्लॉट का जी। जो खालिद साहब है वो क्लेम कर रहे हैं 15 मरले को जी। ठीक है। और 15 मरले को क्लेम कर रहे हैं कि वो परचेजर है 15 मरले के। ठीक है। अनवर बीबी ने 10 मरले खरीदा, कब्जा उनको डिलीवर हो गया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जब किसी भी प्रॉपर्टी कोई लैंड जो ज्वाइंट खाता के अंदर आ जाती है वहां पर एक खेवट कंसिस्टेंट सिर्फ 10-15 मरले पर तो नहीं होता ना, वो तो कनालों के ऊपर जो है वो कंसिस्टेंट होता है। वो कई कनालों पर मुश्तमिल होने की वजह से जब भी कई कनाल जगह होती है तो उसमें से जगह छोड़ी जाती है बाजार के लिए, सड़क के लिए, मसाजिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए। वो जब छूट जाती है, वो जब जगह बची होती है जिसमें कोई बाजार नहीं छोड़ा गया होता, तो हमारे जो पटवारी हजरात, गर्दावर हजरात हैं, इनको क्योंकि यही कस्टोडियन होते हैं उन तमाम डॉक्यूमेंटेशन के, इनको इल्म में होता है कि भाई हम आपको ये जगह ले देते हैं जो मार्केट वैल्यू से कम होगी, तो आप इसको वहां पर जो है वो कब्जा खुद कर लीजिएगा। अब अनवर बीबी यहाँ पे पाकिस्तानी नहीं है, आप मुझे अजील असगर साहब मौका दीजिएगा। गुलाम मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तजा साहब। सर आपके इल्म में ये स्पेसिफिक केस होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अनवर बीबी हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, बट ये इंग्लैंड में रहती हैं। अब इन्होंने एक जो प्लॉट खरीदा जिसका हुआ इनका तमाम अदालतों से इनके हक में फैसला आया। अब ये कहती हैं कि मैं वो फैसला लेकर किसके पास जाऊं क्योंकि इंतजामिया जो है वो मुझे कब्जा नहीं दिलवाने में कामयाब हो सकी अभी तक। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे गुलाम मुर्तजा साहब? जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो केस है ये 92 न्यूज़ के वक़्फ़ तवज्जुह से आया है मेरे पास, तो मैंने स्टडी किया है। तो इसमें जो है जो अनवर बीबी है मेरे पास तो नहीं आई। कि दूसरा ये कि सिविल कोर्ट ने इनके हक में फैसला किया था जिसके बाद इनको पोजेशन दिलवाया गया। उसके बाद सेशन कोर्ट ने जो है वो इकबाल के नाम के जो उसने ऊपर कंस्ट्रक्शन की हुई थी मलबा जो है वो फैसला उसके हक में कर दिया। बाद में फिर हायर कोर्ट से जो है वो फैसला इसके हक में हुआ है। तो अभी मेरे पास जो है वो डिग्री के इजरा के लिए अनवर बीबी ने राब्ता नहीं किया। तो जैसे ही वो डिग्री के इजरा के लिए मेरे पास आते हैं तो इंशाल्लाह हम इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करेंगे और अनवर बीबी को उसका हक दिलाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अनवर बीबी आपको सुन रही हैं। अनवर बीबी, आप गुलाम मुर्तजा साहब यानी असिस्टेंट कमिश्नर के पास वो कहते हैं अगर मेरे पास आप आ जाएं डिग्री के इजरा के लिए तो आपके हक में जो है वो ये मामला हो जाएगा। तो आपने अभी तक राब्ता नहीं किया असिस्टेंट कमिश्नर से ऑन ग्राउंड? थैंक यू नहीं सर, मैंने पता नहीं सीगा, मैं बस इद्दी सी मैं इत्थे आ गई हुन बीमार सी करके हुन लॉकडाउन की वजह से मैं आ नहीं सकती। वो आपके लिए एक रास्ता मौजूद है, वो कह रहे हैं कि आप मेरे पास आ जाएं अगर, तो हम इंसाफ पर मबनी फैसला करेंगे। चूंकि अदालती हुक्म है तो हम आपके फेवर में वो फैसला होगा, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी उस पर। वो कह रहे हैं कि मेरे तो इल्म ही नहीं था। अब जाहिर है इंतजामिया का अगर इल्म ही नहीं है तो वो कैसे आपके लिए ये करेंगे? थैंक यू सर। नहीं सर, मैं बैल्फ वाले ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਦਾਂ, ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਸਪੁਰਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਤੀ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट च मेरे हक च हो गया सीगा, 3-4 जगह तो मेरे को होया मेरे हक। जी नहीं, वो तो अदालती वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको तो वो गुलाम मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि मैंने देखा है। अच्छा गुलाम मुर्तजा साहब, अब ये कितने दिन का प्रोसेस है और ये अगर आप थोड़ी सी रहनुमाई कर दें अनवर बीबी की कि वो किस प्रोसीजर के तहत वो आपके पास आएँ, कितने दिन में ये उनको कब्जा इसका मिल सकता है? सर ये जस्ट जो है अनवर बीबी ने एप्लीकेशन देनी है अलॉन्ग विद द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अटेस्टेड कॉपी के साथ कि ये मेरी जो फैसला मेरे हक में हुआ है इस पे अमल दरामद किया जाए। तो इंशाल्लाह विद इन अ वीक जो है हम इसको प्रोसेस करके इसको इम्प्लीमेंट करके देंगे आर्डर को इंशाल्लाह। चलें, फिर तो कोई टेक्निकल इसमें जो है वो हिच मौजूद ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि ऑर्डर लगाएं और आपको एक हफ्ते में फैसला हो जाएगा। अनवर बीबी जी अथॉरिटी तो उसका डिसीजन बाइंडिंग है तो हम इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। वैसे आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं कि आज तक क्या हुआ होगा कि इन खातून को जो है वो
ये जाहिर है पुलिस के पास, आप पुलिस के पास गई थी अनवर बीबी? अभी तक आप किसके पास गई हैं मैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, गई सी फैसला अदालत नाफिज कराने के लिए? हाँ जी, मैं ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡੇਟ ਤੇ ਡੇਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੀਰ ਮਹਾਲ ਨਾਲ 20 ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਨੂੰ, 20 डेट पे ही है उन्होंने फैसले दी। नहीं, आपने अभी तक किससे रजू किया था कि वो आपको कब्जा दिलवा दें, सुपुर्दारी हो जाए? सर मैं अदालत ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪੀਰ ਮਹਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਸਨ ਮੰਜ਼ੂਰ, ਉਹਨੇ ਪੀਰ ਮਹਾਲ ਭੇਜਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਮੀਨ ਬਾਗੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਪੀਰ ਮਹਾਲ ਉਹਨੇ ਡੇਟ ਪਾਤੀ, ਪਹਿਲੇ 6 ਪਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ 25 ਪਾਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ 20 ਪਾਤੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ जट्टा दा, जेड़ा मोहम्मद सरवर दा वकील है ना, वो नहीं आ रहा। चलें, बहरहाल अब आपके लिए गुलाम मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि आप एक एप्लीकेशन दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की टेस्टर कॉपी के साथ। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप वैसे आपकी बस आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आपकी ओपिनियन में इन्होंने खातून ने कहाँ गलती की कि इनको अभी तक कब्जा नहीं मिला, यानी इनके हक में अगर फैसला हुआ तो इनको राइट फोरम कौन सा था, कहाँ पर जाती तो इनको कब्जा मिल जाता? सर मेजर जो इशू है वो यही है कि ये अब्सेंटी लैंडलॉर्ड टाइप रही है, क्योंकि इंग्लैंड में रही है, तो पुलिस ने एक मरतबा इनको कब्जा दिलाया है और 8 माह ये इनके पास कब्जा रहा है जैसे इन्होंने बताया है। लेकिन उसके बाद जैसे कि एब्सेंट हुई है वो पीछे से फिर उसने कर लिया है, तो यहाँ पे इनके केस को परसू करने वाला कोई नहीं था। और दूसरा, उसने फिर सेशन कोर्ट से जो है वो मलबे की डिग्री अपने नाम करवाई है, तो उसके बाद ये फिर सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन हो गया, तो फिर लोअर कोर्ट में इसके केस का चलने का कोई जवाब नहीं है। तो जस्ट ये कॉपी लें, अटेस्टेड कॉपी, इंशाल्लाह हम इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह करे कि ये जैसे गुलाम मुर्तज़ा साहब वादा कर रहे हैं वैसे ही हो और हम कामयाबी के साथ, खुशी के साथ ये ऐलान करें कि जी इनको कब्ज़ा मिल गया है। और अगर इनकी एप्लीकेशन असिस्टेंट कमिश्नर साहब को देने के बावजूद भी एक हफ्ते में कब्ज़ा ना मिले तो फिर गुलाम मुर्तज़ा साहब, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर दोबारा याद दहानी कराएं कि जी ये वादा हुआ था इस प्रोग्राम में लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं ऑनलाइन जो है वो जो हमारे देखने वाले हैं, मैं उनसे बिल्कुल ये वादा भी करता हूं कि इंशाल्लाह ताला ये जिस तरीके से उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने बड़े दबंग अंदाज के अंदर कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनको ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और बज़ाहिर तो मुझे अब किसी किस्म का इसमें कोई ऐसी रुकावट नजर नहीं आ रही कि जिस क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो फिर लोअर कोर्ट में दोबारा जो है वो कानूनी लगूनों के अंदर उसको डालना मेरा ख्याल है ये वैसे भी मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका फैसला दे दिया है तो इस तरह के जो ऑफिसर है ना असद भाई, ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे माथे का झूमर होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर के जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बात करें। और मेरा ख्याल है कि जिस क्लैरिटी के साथ बात की है, मैं बिल्कुल कोई ये नहीं कहा कि जी देखें जी ये मामला 2 लोगों का है, अदालतों से है, ये उन्होंने टाल मटोल नहीं की, उन्होंने स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा कि जी आ जाए, 1 हफ्ते में आपको कब्जा दिलाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं कहता हूँ जी प्रदेश और देश की जो पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिन्होंने बहुत दिनों से जो है इस केस के ऊपर काम भी कर रहे थे। और पीर महल के अंदर जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं सारे। और मैं एडवांस मुबारक देता हूं अनवर बीबी को कि उनका जो केस है, जो हमारी कोशिश हर केस के अंदर ये होती है कि हम जो अथॉरिटी है मुतलका उसको बुलाकर हम सबके सामने जो उससे ये वादा लें या उससे ये अहद करवाएं कि हम इस केस को जो हल करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये हमारी एक और कोशिश जो है वो इस हवाले से कामयाब हुई है। और लेकिन अगर इसमें फिर भी कोई किसी किस्म की रुकावट आई तो हम दोबारा इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे और दोबारा बताएंगे कि हमारा एप्लीकेशन देने के 1 हफ्ते के अंदर दोबारा करेंगे। बिल्कुल सही है। और अगर खातून के एप्लीकेशन देने के 1 हफ्ते के अंदर कब्जा नहीं मिलता तो दोबारा प्रोग्राम करेंगे हम। ये गुलाम हुसैन अमान साहब वादा कर रहे हैं। जी अनवर बीबी सर, मैं ना बिल्कुल हम करेंगे। और अब हम उस 14 तरीक ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਾਰੇ ਖਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਇਰ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪੀਰ ਮਹਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਰ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਦਿਓ, मैं एप्लीकेशन ਇੱਥੋਂ ਦੇ दूंगी ਇੱਥੇ बैठी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें, थैंक यू सर। बिल्कुल ठीक है। आप अथॉरिटी के जरिए जो आप भी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए दे के आई हैं और आपका जो है वो मसला बिल्कुल हल होना चाहिए और हम इसके लिए हर तरह की कोशिश आपके साथ हैं। ठीक है, चलें गुलाम हुसैन मान साहब, थैंक यू सर। मैं फार्म भेज दिया सर प्लीज, मैंने जेड़ा एप्लीकेशन दा फार्म नहीं, अगर तुसी WhatsApp कर सकते मेहरबानी है जी, आप जरा वो कर दीजिएगा। गुलाम हुसैन साहब असिस्ट कर देंगे तो वैसे भी सवाब होगा आपको।
ये और मैं आपको बताऊं कि आपका ये वाला प्रोग्राम, गुलाम हुसैन रहमान साहब, आपका ये प्रोग्राम, मैं आपका प्रोग्राम कहता हूं इसको, हम भी इसका छोटा सा हिस्सा हैं, लेकिन आपका ये प्रोग्राम इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा मकबूल होने की वजह यही है कि हम सोल्यूशन की कोशिश करते हैं कि सोल्यूशन की तरफ जाएं, और इससे आज बहुत सारे लोगों को रहनुमाई भी मिली होगी। एक तो हम हमेशा ये कहते हैं कि राइट फोरम पर अप्रोच करें, राइट फोरम पर जाएं, सही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मसले को लेकर 10-10 साल तक फिरते रहते हैं। मैं अनवर बीबी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ, लेकिन वो सही कई ऐसे लोग मिले हैं जो थानों के चक्कर लगाते रहे, मुख्तलिफ दफ्तरों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सही फोरम जो था अदालत थी, अदालत में वो गए नहीं। अब आप इस केस में भी देखिए कि फैसला बहरहाल जाके अदालत में हुआ है, और अदालत ही के फैसले की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर भी कह रहे हैं कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे। अगर ये मामला अदालत में ना गया होता, अदालत से इनके हक में फैसला ना आया होता, तो यकीनन वो कहते हैं कि जी मामला तो जो है वो भी हल तलब है, तो इसका फैसला नहीं होना था। तो बहुत सारे लोग जो अपने केसेस को कोर्ट्स में लेकर नहीं जाते और कहते हैं कि जी अदालत में अगर चला गया तो फिर तो मसला हल नहीं होगा, और अदालतों में तो केस 30 साल लटकते हैं। अगर कोई ये सोच के बैठा रहे तो फिर बाकी उसका मसला हल नहीं होता। तो अदालतों से इंसाफ मिलता है, अदालतों से आपके मसाइल हल होते हैं, ये इसका एक सबूत है जो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा है। अदील असगर साहब, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इसमें जैसे मैंने पहले आप लोगों की टीम मुकम्मल को जो है वो इसमें जो है वो ट्रिब्यूट दिया था कि आप वाकई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोग इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आवाज़ हैं, और ये आज आप लोगों के ही तवस्सुत से एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि मैं विद इन अ वीक जो अदालत उज़्मा के आर्डर हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन भी जो है वो करूँगा। और अनवर बीबी के मामले में मेरी सिर्फ इतनी होगी एक इनसे रिक्वेस्ट कि ये इनको जो गाइड मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा वो सिर्फ इतना है कि ये ना सिर्फ अदालत उज़्मा के फैसले पर अमल दरामद करवाएं, बल्कि जो खालिद साहब ने अपने डॉक्यूमेंट बनवाए हुए हैं उनको भी नल एंड वाइड डिक्लेयर करवाएं, सो दैट कि इन फ्यूचर जो है वो उनके साथ इस तरह की डिस्टर्बेंस ना हो सके। एक और चीज बताएं ना कि वो आपने तो कानूनी रहनुमाई की कि वो डॉक्यूमेंट्स को भी जो है वो कैंसिल करवाएं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये डॉक्यूमेंट क्या सरकारी अहलकारों की मदद, मुआवनत, जालसाजी के बगैर बन सकते हैं? वो भी तो इन्वॉल्व हैं इसमें। बिल्कुल नहीं बन सकता, ये उनके कहने पर ही डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। सर मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ जी। मैं इसमें गुजारिश करता हूं कि मैंने जैसे पहले एक गुजारिश की कि ये जो जगह खाली पड़ी होती है तमाम जो पटवारी और गर्दावर हजरात हैं इनके नॉलेज में होती है कि कौन सा खाता, कौन से खेवट पर कितना रकबा जो है वो फालतू पड़ा हुआ है, किसके नाम का है। वो लोग इन प्रॉपर्टियों को फिर मिसयूज करते हैं। मैंने इसीलिए आपसे, आपके तवज्जुह से अनवर बीबी को ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वो ऐसा करें कि ना सिर्फ मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर साहब की इस कमिटमेंट पर अपने अदालत उज़्मा के लिए हुए हुक्म पर अमल दरामद करवाएं, बल्कि जो आज तक इनको डिस्टर्बेंस होती रही है जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, उन डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करवा लें ताकि पता चल सके कि ये बिल्कुल मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि जब जो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं वो बतौर तहसील अफीसर तमाम लोगों के इंचार्ज होते हैं, इन पटवारियों के, गिरदावर के, तहसीलदार हो गए, इन तमाम लोगों के इंचार्ज जो है वो मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर है। जब ये उस रेवेन्यू के रिकॉर्ड की करेक्शन कर देंगे तो रिकॉर्ड के अंदर तमाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अगर खालिद के पास कोई रकबा उसका खरीद करिंदा है तो वो क्या बाजार का है, क्या वो मसाजिद की सड़क, मसाजिद की बची हुई जगह का है, या क्या वो वाकई ही जो गफूर मरहूम ने उसको फरोख्त किया था उसके बकाया कोई रकबा जो पड़ा हुआ उनमें से था। तो अनवर बीबी तो वो तो कोर्ट से ना सिर्फ सिविल कोर्ट, एडिशनल सेशन जज साहब, ऑनरेबल हाई कोर्ट, बल्कि अगस्त एंड सुप्रीम कोर्ट से भी लीगल एंड लॉफुल ऑनर जो है वो अपने 10 मरले की हद तक डिक्लेयर हो चुकी हैं। प्रॉब्लम है खालिद साहब के पास कि वो अपने 15 मरले को डिक्लेयर करवाएं कि वो लीगली ऑनर है उन तमाम 15 बंदे के एज बोनाफाइड परचेजर, क्योंकि वो उन्होंने साबित करना है कि क्या उनके पास अगर 15 मरले जगह है तो वो वाकई ही गफूर साहब की जगह है और गफूर साहब ही 15 मरले के मालिक थे और उन्होंने इनको ठीक फरोख्त किया है। और इस चीज को डिक्लेयर करने का इख्तियार इस वक्त जो है वो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब के पास है, क्योंकि वही इन तमाम लोगों के इंचार्ज हैं। तो उनसे खुदारा ये उस चीज को करवाएं ताकि इन फ्यूचर इनको डिस्टर्बेंस ही ना हो सके। सही है। गुलाम हुसैन रहमान साहब कंक्लूड। सर मैं गल करना चाहनी हां, सर जी अनवर बीबी साहब जगह बनाई है ना, हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ 24 ਦੇ ਰਾਣੇ ਆ 324 ਦੇ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਅਫਜ਼ਲ ਰਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਆ।
ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਵਾ ਗਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਬਣਾ ਹੈ, ठीक ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿائش ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ठीक है, वो भी बहुत इन्होंने बिल्कुल अपनी सही जाली पटवारी है जी आपका एक बिल्कुल ठीक है। आखिरी आपने चीज असद में एक आखिरी चीज जी, ऐड कर दूं, गुलाम हुसैन अमान साहब एक जी, आखिरी चीज ऐड कर दूं। कर दें अदील असगर साहब कर जी दें। जी मैं इसमें गुजारिश करता हूं कि बेसिकली जी मैं मुख्तसरन। करता हूं कि बेसिकली अनवर बीबी को पोजेशन जो था वो डिलीवर हो गया था। अब असिस्टेंट कमिश्नर साहब क्योंकि वहां पे इंचार्ज हैं तो उन्हीं की जिम्मेदारी है कि दोबारा ऐसी एपिसोड भी रिपीट ना हो कि दोबारा ठीक है। कोई बंदा राइट जी। अदालत के हुक्म जी, पर अमल बिल्कुल दरामद सही है। गुलाम करके हुसैन अमान साहब बैलेंस के जरिए मुख्तसरन कब्जा दिया हो conclude करने के तो लिए उसको दो दोबारा जुमलों में। डिस्पोजेस ना कर सके। जी गुलाम हुसैन साहब जी बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात से मुत्फिक करता हूं कि अब इनको जब कब्जा लेकर दिया जाए तो उसके साथ असिस्टेंट कमिश्नर साहब ये मेक श्योर भी करें कि दोबारा इस तरह का जो कोई ऐसा कानूनी उसके अंदर नुक्ता ना रह जाए या कोई मुश्तरका खाते का जैसे ठीक। आमतौर पे होता है अगर जैसे ये दोबारा मुश्तरका उनके पास खाते कोई की जगह रास्ता ना थी और रहे। इसकी गली बिल्कुल इधर ठीक। थी और उसका खरीद हाँ बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया ये गुलाम किया हुसैन जाए तो अमान फिर ही साहब। फायदा होगा, अदरवाइज फिर कोई जी बहुत शुक्रिया गुलाम हुसैन जी, अमान जी, साहब, अनवर इकबाल साहब, अदील असगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब, तमाम मेहमानों को शुक्रिया। प्रोग्राम में शिरकत के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।